पिछली वीडियो में हम लोगों ने आवेश संरक्षण के नियम को समझ लिया था और वहीं पर जो है वीडियो बंद हो गई थी। तो वो तो आपको समझ में आ गया होगा। आवेश का गुण पहला, आवेश संरक्षण का नियम। अब हम दूसरा जो गुण है उसको समझने जा रहे हैं। आवेश की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है जोड़ना। तो उसको भी मैंने लिख दिया है। किसी निकाय का कुल आवेश निकाय में उपस्थित कणों के आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी अगर किसी निकाय में, मान लीजिए निकाय का मतलब होता है वस्तुओं का समूह। किसी निकाय में मान लो n कण हैं, अगर उन पर आवेश Q1, Q2, Q3 इसी प्रकार है, तो निकाय का जो कुल आवेश होगा कैपिटल Q बराबर होगा Q1 + Q2 + Q3। निकाय के जितने भी कण हैं उनका जो टोटल चार्ज होगा उसको जोड़ने पर जो निकाय का कुल आवेश है वो मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 4 कण हैं, एक पर 4 कूलम का आवेश है, दूसरे पर -2 का है, तीसरे पर 1 का है और चौथे पर 2 कूलम का आवेश है। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जो प्लस वाले हैं वो जुड़ जाएंगे, जो माइनस वाले हैं वो घट जाएंगे। तो इस तरीके से नेट आवेश निकल जाएगा। तो आवेश जो है वो अदिश राशि है और अदिश राशि को इसी प्रकार से जोड़ा जाता है, ये आप जानते होंगे। तो आवेश की योज्यता आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा गुण है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। ये भी आप लोग जानते होंगे कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। प्रकृति का मतलब धन और ऋण। समान प्रकृति का मतलब दोनों धन हो या दोनों ऋण। तो अगर दोनों आवेश धनात्मक हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल काम करेगा, और अगर दोनों आवेश ऋणात्मक हैं तो भी उनके बीच प्रतिकर्षण का बल काम करेगा। मतलब दोनों एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। ये इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, ये इससे दूर जाने की कोशिश करेगा। विपरीत प्रकृति का मतलब होता है एक पर धन आवेश और एक पर ऋण आवेश। तो अगर इस प्रकार है तो कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण। यानी दोनों क्या करेंगे, दूसरे को खींचेंगे। तो चौथा गुण क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब होता है कि एक जो छोटा सा आवेश है, किसी वस्तु पर आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसको आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु पर आवेश, इसके पहले भी आपने समझ लिया है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी से होता है। तो किसी वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, 2 निकल सकते हैं, 3 निकल सकते हैं, या 1, 2 और 3 प्रवेश कर सकते हैं। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन ना निकल सकता है ना प्रवेश कर सकता। तो किसी वस्तु पर या तो 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, या तो 2 की होगी, या तो 3 की होगी। कमी भी 1, 2 या 3 की होगी। तो आवेश भी जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक ही होगा। उसी चीज़ को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्मॉल ई से लिखा जाता है का पूर्ण गुणक होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो ये भी आपने समझ लिया। किसी वस्तु पर आवेश को अगर हम Q से लिखें तो Q बराबर होता है N × E, जहाँ पर स्मॉल ई जो है यह इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तथा स्मॉल n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। चौथा गुण आवेश का है गति या वेग से संबंध। तो किसी वस्तु के वेग का उस वस्तु पर उपस्थित आवेश से कोई संबंध नहीं होता है। अगर कोई भी वस्तु गति कर रही है तो उस पर उपस्थित आवेश का गति से कोई संबंध नहीं है, ना तो वह घटता है ना तो बढ़ता है। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो उसके वेग से संबंध रखता है। अगर किसी वस्तु का विराम द्रव्यमान रेस्ट मास m0 है और वह वस्तु स्मॉल v वेग से गति करती है, तो जो उसका द्रव्यमान स्मॉल m होता है वह बराबर होता है m0/√1 - v²/c²।
जहाँ पर v जो है वस्तु का वेग है और c जो है प्रकाश का वेग है। तो यह तो आवेश का जो गुण था वो आपने समझ लिया। इसके 5 गुण होते हैं। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वाला है, और इस पर क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चनों को कराने जा रहा हूँ इसी फार्मूले पर, तो उन क्वेश्चनों को भी आप देखिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे भी गए। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 1 कूलाम का ऋणात्मक आवेश है, उस वस्तु पर सामान्य से कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो ऋणात्मक आवेश का मतलब यहीं से स्पष्ट हो गया, मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि ऋणात्मक आवेश किसी वस्तु पर तब उत्पन्न होता है जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो यहाँ पर जो पूछा गया अधिकता या कमी है, तो ये आंसर तो हमको मिल गया कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, उसके लिए हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे जो भी मैंने आपको समझाया है। तो क्वेश्चन को हम हल से शुरू करेंगे। पहले तो जो हमें क्वेश्चन में दिया है हम उसे लिखेंगे। कुल आवेश जो होता उसको Q से लिखा था, Q बराबर 1 कूलाम है। स्मॉल e ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और n इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसे मुझे निकालना है। अब Q बराबर होता है NE, तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो E इधर आएगा, Q/E बराबर N, तो N बराबर Q/E। Q का मान 1 कूलाम और E का मान 1.6 × 10⁻19। अब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा। अब 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 1.6 × 10 बराबर 6 हो जाएगा। इसमें से एक 10 अगर निकालेंगे तो पावर 1 कम हो जाएगी, तो पावर 18 हो जाएगी, और उस 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 में जब 16 से भाग देंगे तो 16 छक्का 96, फिर दशमलव लगाएंगे 400, तो 4 के बाद जब जीरो लगाएंगे 16 दूनी 32, 32 8 40, 16 25 80, 10 की पावर 18। इसका मतलब उत्तर आ गया, वस्तु पर 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड का पूछा गया सवाल है, यूपी बोर्ड 2010 में पूछा गया है। अभी मैं इसको क्वेश्चन को बुक में भी दिखा दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होता है। यानी हमें इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, यानी n पूछा गया है। तो हमें जो दिया गया है इसको भी हम हल से ही शुरू करेंगे। यहाँ हल लिख लेना, मैं मोबाइल को एक हाथ से पकड़े हुए हूँ तो लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ हल लिख लीजिएगा। Q बराबर 3.2 कूलाम है। E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, और n मुझे निकालना है, उसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब पीछे आपने लगाया ही है, n बराबर Q/E हो जाएगा, तो Q का मान 3.2, E का मान 1.6 × 10 की पावर -19। तो अगर आप गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 2, और ये पावर ऊपर जाएगी 10 की पावर 19। तो n बराबर हो गया 2 × 10 की पावर 19, यानी इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं 3.2 कूलाम आवेश को निर्मित करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2012 का सवाल है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसे भी हम लोग समझ ले रहे हैं। एक वस्तु में 4000 इलेक्ट्रॉनों का बाहुल्य है, चालक पर उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो बाहुल्य का मतलब होता है अधिकता, तो अधिकता का मतलब ऋणात्मक आवेश होगा, या तो स्पष्ट हो गया। हमें 4000 इलेक्ट्रॉन दिया गया, n दिया गया, n बराबर 4000, E का मान 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, Q बराबर NE होता है, तो n के नीचे मैंने 4000 लिख दिया है और E के नीचे मैंने 1.6 10⁻⁻19। 1 2 3, इसको 10 की पावर 3 लिखेंगे तो गुणा करने पर पावर जुड़ती है, तो -19 + 3 जो है -16 हो जाएगा। 4 × 1.6,
तो 16 चौका 64, 6.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम का ऋणात्मक आवेश। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन करा दिया, जो फार्मूला है Q बराबर N पर, और ये भी क्वेश्चन बोर्ड का पूछा गया सवाल है, इसे भी मैं अभी दिखा दे रहा हूँ कि कब कब पूछे गए हैं। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर चल रहे हैं। तो मैं एक बुक है उसमें दिखा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, हाँ, आवेश की ESU तथा EMU तथा कूलाम इकाई में संबंध बताइए। तो 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU 1/10 EMU। तो ये क्वेश्चन देखिए 2001 का पूछा गया सवाल। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए जो अभी मैंने आपको कराया है। एक वस्तु पर 1 कूलाम का ऋणात्मक आवेश है, उस वस्तु पर सामान्य से कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। ये 2010 का सवाल है, इसका आंसर भी मैं बताया हूँ, वही है जो आया है। दूसरा, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, ये 2012 का सवाल है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो क्वांटीकरण मैंने पढ़ाया है गुण में, तो इसे आप कर लीजिएगा। हाँ, देखिए क्वेश्चन जो है ये 2001 का क्वेश्चन है। किसी आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉनों का बाहुल्य में है, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो ये है 6.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम का ऋणात्मक आवेश। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं आवेशन। अगला टॉपिक है आवेशन। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। अगर किसी वस्तु को हम चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम आवेशन कहते हैं। अब आवेशन के प्रकार, आवेशन के 3 प्रकार हैं। तो पहला प्रकार है घर्षण द्वारा आवेशन। जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। इस प्रकार दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब इस पेन को बाल से रगड़ते हैं तो पेन को कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाने पर यह पेन कागज़ के टुकड़ों को खींचती है। ऐसा क्यों होता है? जब हम पेन को बाल से रगड़ते हैं तो पेन और बाल के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन पेन से निकलेंगे उतने बाल में जाएंगे। यानी अगर हम 2 वस्तुओं को रगड़ रहे हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जाएंगे, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिस पे कमी होगी उस पे धनात्मक आवेश आएगा, जिस पे अधिकता होगी उस पे ऋणात्मक आवेश आएगा। और आवेश दोनों पर आएगा, दोनों का परिमाण बराबर होगा, लेकिन प्रकृति अलग अलग होगी। उसी बात को इसमें समझाया गया है। सिंपल सी चीज़ है, शायद आपको समझ में आ भी गई होगी। घर्षण का मतलब रगड़ने से। चालन द्वारा आवेशन। जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित का मतलब इस पर आवेश ना हो। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कागज़ है, इस पे चार्ज है और पेन पे चार्ज नहीं। जब मैं कागज़ से पेन को चार्ज करूँगा तो कागज़ पे चार्ज है तो वह चार्ज धीरे धीरे पेन के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देगा। उसी को समझाया गया कि एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के संपर्क में, संपर्क का मतलब टच कराना, स्पर्श कराना, में लाते हैं तो आवेशित वस्तु से आवेश अनावेशित वस्तु पर चला जाता है। इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। पूरा नहीं चला जाता, पूरा आवेश ट्रांसफ़र नहीं होता है कि ऐसा नहीं कि जो आवेशित है वह अनावेशित हो जाएगी और जो अनावेशित है वह आवेशित हो जाएगी। कुछ आवेश चला जाता है, मतलब दोनों चार्ज रहते हैं। उस बात को आगे मैंने समझाया भी है।
इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। यदि आवेशित तथा अनावेशित वस्तु का आकार समान हो तो संपर्क में लाने के बाद दोनों वस्तुओं पे आवेश समान हो जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है, समान आकार की गोली है, इस पर Q आवेश है, दूसरी गोली उसी आकार की, उस पर कोई आवेश नहीं है, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो दोनों पर आवेश जो है Q/2 और Q/2 हो जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दोनों वस्तुओं का आकार समान है तो संपर्क में लाने के बाद दोनों पर आवेश का मान समान हो जाता है। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है? किसी वस्तु को बिना छुए आवेशित करने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अगर जैसे इस पेन को मैं छू नहीं रहा हूँ, उसको मैं चार्ज कर दूँ तो इस प्रक्रिया को कहेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखिए इसमें होता क्या है, जब हम किसी कुचालक स्टैंड पर खड़ी किसी वस्तु के पास किसी आवेशित क्षण को ले जाते हैं तो वस्तु के पास वाले भाग पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा दूर वाले सिरे पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद दूर वाले सिरे को भूसंपर्कित का मतलब होता है अर्थ करना, उसको ज़मीन से जोड़ देते हैं तो भूसंपर्कित के बाद यहाँ पर कर लिखना चाहिए था, भूसंपर्कित कर, पेन नहीं चल रही है, लिख लीजिएगा, कर देते हैं तो उसके बाद भूसंपर्कन को हटाकर छड़ को हटा लेते हैं और वस्तु आवेशित हो जाती है। इसको मैं फिगर से देखिए समझा रहा हूँ। जैसे ये कोई वस्तु है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं, ये जो स्टैंड है ये कुचालक है, मतलब इसमें से आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता। एक छड़ है जिस पर धनावेश है, जब इसको इसके पास ले जाएंगे तो पास वाले सिरे पर विपरीत प्रकृति का आवेश आएगा। मतलब अगर छड़ पर धनात्मक आवेश है तो यहाँ पर ऋणात्मक आवेश आएगा और दूर वाले सिरे पर धनात्मक आवेश आएगा। उसके बाद क्या होगा, दूर वाले सिरे को भूसंपर्कित कर देंगे, अर्थ कर देंगे, इसको ज़मीन से जोड़ देंगे तो ये जो धनावेश है ये ज़मीन पर आ जाएगा। पूछिए क्यों आ जाएगा? ये जो ऋणावेश है इस धनावेश से आकर्षित है, लेकिन जो ये धन आवेश है उसको ये क्षण का धनावेश प्रतिकर्षित कर रहा है, क्योंकि अब इसकी आगे जाने के लिए इसको कोई जगह नहीं थी, लेकिन जैसे इसको एक तार मिलेगा, मीडियम मिलेगा, ये ज़मीन में चला जाएगा। इसके बाद पहले क्या करेंगे, इस भूसंपर्कन को हटा लेंगे, इसके बाद ये जो छड़ है इसको भी हटा लेंगे तो ये पूरा का पूरा जो गोला है या वस्तु है इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यानी अगर हमें वस्तु को धनावेशित करना है तो जो हम छड़ ले जाएंगे वह ऋणावेशित होना चाहिए, और अगर हमें इसको ऋणावेशित करना है तो जो छड़ ले जाएंगे वो धनावेशित होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आवेश के बारे में काफ़ी कुछ आपको समझा दिया, जितना आपको समझना चाहिए था। तो अब हम लोग अगली वीडियो से कूलाम के नियम के बारे में समझेंगे, जो कि आपके सिलेबस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कूलाम का नियम, उसका सदिश रूप, उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आए हैं। फिर जब पूरी थ्योरी ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद अभ्यास के सवालों को लगाएंगे और मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा जब तक ये चैप्टर ख़त्म ना हो जाए। तो आप लोग देखते रहिए। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आवेश संरक्षण के नियम को समझ लिया था और वहीं पर जो है वीडियो बंद हो गई थी। तो वो नियम वो तो आपको समझ में आ गया होगा। आवेश का गुण पहला, आवेश संरक्षण का नियम। अब हम दूसरा जो गुण है उसको समझने जा रहे हैं। आवेश की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है जोड़ना, तो उसको भी मैंने लिख दिया है। किसी निकाय का कुल आवेश निकाय में उपस्थित कणों के आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी अगर किसी निकाय में, मान लीजिए निकाय का मतलब होता है वस्तुओं का समूह, किसी निकाय में मान लो n कण है, अगर उन पर आवेश Q1, Q2, Q3 इसी प्रकार है तो निकाय का जो कुल आवेश होगा
टोटल Q बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। निकाय के जितने भी कण हैं उनका जो टोटल चार्ज होगा उसको जोड़ने पर जो निकाय का कुल आवेश है वो मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 4 कण हैं, एक पर 4 कूलाम का आवेश है, दूसरे पर -2 का है, तीसरे पर 1 का है और चौथे पर 2 कूलाम का आवेश है। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जो प्लस वाले हैं वो जुड़ जाएंगे, जो माइनस वाले हैं वो घट जाएंगे। तो इस तरीके से नेट आवेश निकल जाएगा। तो आवेश जो है वो अदिश राशि है और अदिश राशि को इसी प्रकार से जोड़ा जाता है, ये आप जानते होंगे। तो आवेश की योज्यता आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा गुण है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। ये भी आप लोग जानते होंगे कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। प्रकृति का मतलब धन और ऋण, समान प्रकृति का मतलब दोनों धन हो या दोनों ऋण। तो अगर दोनों आवेश धनात्मक हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल काम करेगा, और अगर दोनों आवेश ऋणात्मक हैं तो भी उनके बीच प्रतिकर्षण का बल काम करेगा। मतलब दोनों दूसरे को दूर ढकेलेंगे, ये इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, ये इससे दूर जाने की कोशिश करेगा। विपरीत प्रकृति का मतलब होता है एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश। तो अगर इस प्रकार है तो कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण, यानी दोनों क्या करेंगे, दूसरे को खींचेंगे। तो चौथा गुण क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब होता है कि एक जो छोटा सा आवेश है, किसी वस्तु पर आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसको आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु पर आवेश, इसके पहले भी आपने समझ लिया है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी से होता है। तो किसी वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, 2 निकल सकते हैं, 3 निकल सकते हैं, या 1, 2 और 3 प्रवेश कर सकते हैं। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन ना निकल सकता है ना प्रवेश कर सकता। तो किसी वस्तु पर या तो 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, या तो 2 की होगी, या तो 3 की होगी। कमी भी 1, 2 या 3 की होगी। तो आवेश भी जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक ही होगा। उसी चीज़ को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्मॉल ई से लिखा जाता है का पूर्ण गुणक होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो ये भी आपने समझ लिया। किसी वस्तु पर आवेश को अगर हम Q से लिखें तो Q बराबर होता है N × E, जहाँ पर स्मॉल ई जो है यह इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तथा स्मॉल n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। चौथा गुण आवेश का है गति या वेग से संबंध। तो किसी वस्तु के वेग का उस वस्तु पर उपस्थित आवेश से कोई संबंध नहीं होता है। अगर कोई भी वस्तु गति कर रही है तो उस पर उपस्थित आवेश का गति से कोई संबंध नहीं है, ना तो वह घटता है ना तो बढ़ता है। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो उसके वेग से संबंध रखता है। अगर किसी वस्तु का विराम द्रव्यमान रेस्ट मास m0 है और वह वस्तु स्मॉल v वेग से गति करती है, तो जो उसका द्रव्यमान स्मॉल m होता है वह बराबर होता है m0 बटे √1 - v²/c², जहाँ पर v जो है वस्तु का वेग है, c जो है प्रकाश का वेग है। तो यह तो आवेश का जो गुण था वो आपने समझ लिया। इसके 5 गुण होते हैं। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वाला है, और इस पर क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चनों को कराने जा रहा हूँ इसी फार्मूले पर, तो उन क्वेश्चनों को भी आप देखिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे भी गए। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 1 कूलाम का ऋणात्मक आवेश है, उस वस्तु पर सामान्य से कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो ऋणात्मक आवेश का मतलब यहीं से स्पष्ट हो गया, मैं पहले ही समझा चुका हूँ
ऋणात्मक आवेश किसी वस्तु पर तब उत्पन्न होता है जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो यहाँ पर जो पूछा गया अधिकता या कमी है, तो ये आंसर तो हमको मिल गया कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है उसके लिए हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे जो अभी मैंने आपको समझाया है। तो क्वेश्चन को हम हल से शुरू करेंगे। पहले तो जो हमें क्वेश्चन में दिया है हम उसे लिखेंगे। कुल आवेश जो होता है उसको Q से लिखा जाता है, Q बराबर 1 कूलम है। स्मॉल e ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और n इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसे मुझे निकालना है। अब Q बराबर होता है Ne, तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो E इधर आएगा, Q बटे E बराबर N, तो N बराबर Q बटे E। Q का मान 1 कूलम और E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा। अब 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 1.6 इंटू 10 बराबर 6 हो जाएगा। इसमें से एक 10 अगर निकालेंगे तो पावर 1 कम हो जाएगी, तो पावर 18 हो जाएगी, और उस 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 में जब 16 से भाग देंगे तो 16 छक्का 96, फिर दशमलव लगाएंगे 400, तो 4 के बाद जब जीरो लगाएंगे 16 दूनी 32, 32 8 40, 16 25 80, 10 की पावर 18। इसका मतलब उत्तर आ गया वस्तु पर 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड का पूछा गया सवाल है, यूपी बोर्ड 2010 में पूछा गया है। अभी मैं इसको क्वेश्चन को बुक में भी दिखा दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होता है। यानी हमें इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, यानी n पूछा गया है। तो हमें जो दिया गया है इसको भी हम हल से ही शुरू करेंगे। यहाँ हल लिख लेना, मैं मोबाइल को एक हाथ से पकड़े हुए हूँ तो लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ हल लिख लीजिएगा। Q बराबर 3.2 कूलम है। E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और n मुझे निकालना है, तो उसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब पीछे आपने लगाया ही है, n बराबर Q बटे E हो जाएगा, तो Q का मान 3.2, E का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19। तो अगर आप गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 2 और ये पावर ऊपर जाएगी 10 की पावर 19, तो n बराबर हो गया 2 गुणे 10 की पावर 19। यानी इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं 3.2 कूलम आवेश को निर्मित करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2012 का सवाल है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसे भी हम लोग समझ ले रहे हैं। एक वस्तु में 4000 इलेक्ट्रॉनों का बाहुल्य है, चालक पर उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो बाहुल्य का मतलब होता है अधिकता, तो अधिकता का मतलब ऋणात्मक आवेश होगा, या तो स्पष्ट हो गया। हमें 4000 इलेक्ट्रॉन दिया गया, n दिया गया, n बराबर 4000, E का मान 1.6 10⁻⁻19 कूलम, Q बराबर Ne होता है, तो n के नीचे मैंने 4000 लिख दिया है और E के नीचे मैंने 1.6 10⁻⁻19। 1 2 3, इसको 10 की पावर 3 लिखेंगे तो गुणा करने पर पावर जुड़ती है, तो -19 प्लस 3 जो है -16 हो जाएगा। 4 गुणे 1.6, तो 16 चौका 64, 6.4 इंटू 10 की पावर -16 कूलम का ऋणात्मक आवेश। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन करा दिया जो फार्मूला है Q बराबर यानी पर, और ये भी क्वेश्चन बोर्ड का पूछा गया सवाल है, इसे भी मैं अभी दिखा दे रहा हूँ कि ये कब कब पूछे गए हैं। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर चल रहे हैं। तो मैं एक बुक है उसमें दिखा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, हाँ, आवेश की ESU तथा EMU तथा कूलम इकाई में संबंध बताइए। तो 1 कूलम बराबर
3 × 10⁹ ESU 1/10 EMU। तो ये क्वेश्चन देखिए 2001 का पूछा गया सवाल। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए जो अभी मैंने आपको कराया है। एक वस्तु पर 1 कूलाम का ऋणात्मक आवेश है, उस वस्तु पर सामान्य से कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। ये 2010 का सवाल है, इसका आंसर भी मैं बताया हूँ वही है जो आया है। दूसरा 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, ये 2012 का सवाल है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो क्वांटीकरण मैंने पढ़ाया है गुण में, तो इसे आप कर लीजिएगा। हाँ देखिए क्वेश्चन जो है ये 2001 का क्वेश्चन है। किसी आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉनों का बाहुल्य में है, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो ये है 6.4 × 10⁻⁻16 कूलाम का ऋणात्मक आवेश। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं आवेशन। अगला टॉपिक है आवेशन। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। अगर किसी वस्तु को हम चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम आवेशन कहते हैं। अब आवेशन के प्रकार, आवेशन के 3 प्रकार हैं। तो पहला प्रकार है घर्षण द्वारा आवेशन। जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। इस प्रकार दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब इस पेन को बाल से रगड़ते हैं तो पेन को कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाने पर यह पेन कागज़ के टुकड़ों को खींचती है। ऐसा क्यों होता है? जब हम पेन को बाल से रगड़ते हैं तो पेन और बाल के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन पेन से निकलेंगे उतने बाल में जाएंगे। यानी अगर हम 2 वस्तुओं को रगड़ रहे हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जाएंगे, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जिस पे कमी होगी उस पर धनात्मक आवेश आएगा, जिस पे अधिकता होगी उस पर ऋणात्मक आवेश आएगा। और आवेश दोनों पर आएगा, दोनों का परिमाण बराबर होगा लेकिन प्रकृति अलग अलग होगी। उसी बात को इसमें समझाया गया है। सिंपल सी चीज़ है, शायद आपको समझ में आ भी गई होगी। घर्षण का मतलब रगड़ने से। चालन द्वारा आवेशन। जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित, अनावेशित का मतलब इस पर आवेश ना हो। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कागज़ है, इस पर चार्ज है और पेन पे चार्ज नहीं। जब मैं कागज़ से पेन को चार्ज करूँगा तो कागज़ पे चार्ज है तो वह चार्ज धीरे धीरे पेन के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देगा। उसी को समझाया गया कि एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के संपर्क में, संपर्क का मतलब टच कराना, स्पर्श कराना, में लाते हैं तो आवेशित वस्तु से आवेश अनावेशित वस्तु पर चला जाता है। इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। पूरा नहीं चला जाता, पूरा आवेश ट्रांसफ़र नहीं होता है कि ऐसा नहीं कि जो आवेशित है वह अनावेशित हो जाएगी और जो अनावेशित है वह आवेशित हो जाएगी। कुछ आवेश चला जाता है, मतलब दोनों चार्ज रहते हैं। उस बात को आगे मैंने समझाया भी है। इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। यदि आवेशित तथा अनावेशित वस्तु का आकार समान हो तो संपर्क में लाने के बाद दोनों वस्तुओं पे आवेश समान हो जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है समान आकार की गोली है, इस पर Q आवेश है, दूसरी गोली उसी आकार की, उस पर कोई आवेश नहीं है। दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो दोनों पर आवेश जो है Q/2 और Q/2 हो जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दोनों वस्तुओं का आकार समान है तो संपर्क में लाने के बाद दोनों पर आवेश का मान समान हो जाता है। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है? किसी वस्तु को बिना छुए आवेशित करने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं।
अगर जिस इस पेन को मैं छू नहीं रहा हूँ, उसको मैं चार्ज कर दूँ, तो इस प्रक्रिया को कहेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखिए इसमें होता क्या है, जब हम किसी कुचालक स्टैंड पर खड़ी किसी वस्तु के पास किसी आवेशित क्षण को ले जाते हैं, तो वस्तु के पास वाले भाग पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा दूर वाले सिरे पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद दूर वाले सिरे को भूसंपर्कित का मतलब होता है अर्थ करना, उसको ज़मीन से जोड़ देते हैं। तो भूसंपर्कित के बाद यहाँ पर कर लिखना चाहिए था, भूसंपर्कित कर, पेन नहीं चल रही है, लिख लीजिएगा, कर देते हैं। तो उसके बाद भूसंपर्कन को हटाकर छड़ को हटा लेते हैं और वस्तु आवेशित हो जाती है। इसको मैं फिगर से देखिए समझा रहा हूँ। जैसे ये कोई वस्तु है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं। ये जो स्टैंड है ये कुचालक है, मतलब इसमें से आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता। एक छड़ है जिस पर धनावेश है, जब इसको इसके पास ले जाएंगे तो पास वाले सिरे पर विपरीत प्रकृति का आवेश आएगा। मतलब अगर छड़ पर धनात्मक आवेश है तो यहाँ पर ऋणात्मक आवेश आएगा और दूर वाले सिरे पर धनात्मक आवेश आएगा। उसके बाद क्या होगा, दूर वाले सिरे को भूसंपर्कित कर देंगे, अर्थ कर देंगे, इसको ज़मीन से जोड़ देंगे। तो ये जो धनावेश है ये ज़मीन पर आ जाएगा। पूछिए क्यों आ जाएगा? ये जो ऋणावेश है इस धनावेश से आकर्षित है, लेकिन जो ये धन आवेश है उसको ये क्षण का धनावेश प्रतिकर्षित कर रहा है, क्योंकि अब इसकी आगे जाने के लिए इसको कोई जगह नहीं थी। लेकिन जैसे इसको एक तार मिलेगा, मीडियम मिलेगा, ये ज़मीन में चला जाएगा। इसके बाद पहले क्या करेंगे, इस भूसंपर्कन को हटा लेंगे। इसके बाद ये जो छड़ है इसको भी हटा लेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो गोला है या वस्तु है इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यानी अगर हमें वस्तु को धनावेशित करना है तो जो हम छड़ ले जाएंगे वह ऋणावेशित होना चाहिए, और अगर हमें इसको ऋणावेशित करना है तो जो छड़ ले जाएंगे वो धनावेशित होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आवेश के बारे में काफ़ी कुछ आपको समझा दिया, जितना आपको समझना चाहिए था। तो अब हम लोग अगली वीडियो से कूलाम के नियम के बारे में समझेंगे, जो कि आपके सिलेबस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कूलाम का नियम, उसका सदिश रूप, उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आए हैं। फिर जब पूरी थ्योरी ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद अभ्यास के सवालों को लगाएंगे। और मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा जब तक ये चैप्टर ख़त्म ना हो जाए। तो आप लोग देखते रहिए।